हमारे यहाँ तुर्की में एक कहावत है कि जो जरूरत के समय मदद करे वही सच्चा दोस्त है। ये शब्द भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल के हैं, जो उन्होंने फरवरी 2023 में भारत के लिए कहे थे। 6 फरवरी 2023 को तुर्की में विनाशकारी भूकंप आए, जिसमें 55,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तुर्की के भूकंप पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोग तुर्की के भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। पीएम मोदी ने भूकंप के बाद तुरंत तुर्की को मानवीय मदद भेजने का ऐलान किया था। भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, जिसके तहत तुर्की को मेडिकल सहायता भेजी गई। इस ऑपरेशन के तहत एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की भेजी गई, जिसमें एक डॉग स्क्वाड भी शामिल था। भारत की रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को खोजने, उन्हें बाहर निकालने में मदद की। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने 6 विमानों से राहत सामग्री, 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, मेडिकल सामग्री सहित सभी जरूरी सामान भिजवाए। तुर्की में भारत का ऑपरेशन दोस्त 10 दिनों तक चला और भारत ने दिखा दिया कि चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, जब कोई मदद की गुहार लगाता है तो भारत मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता है। लेकिन तुर्की ने इस मदद के जवाब में अब जो किया है, उससे भारत और उसके 140 करोड़ लोगों को काफी दुख पहुंचा है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है। 22 अप्रैल को जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव की बैसन घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछ कर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तब बाकी देशों की तरह ही तुर्की ने भी हमले की निंदा की और इसे एक आतंकी हमला माना। लेकिन जब हमले में शामिल 2 आतंकियों के तार पाकिस्तान से जुड़े, तब तुर्की के सुर बदल गए। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 100 आतंकी मारे गए। भारतीय एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए। आतंकियों के मारे जाने पर पाकिस्तान की सरकार को तो दुख हुआ ही, साथ ही तुर्की को भी चोट लगी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने आतंकियों को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हम इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव मिसाइल हमलों के कारण व्यापक संघर्ष में बदल सकता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में नागरिक शहीद हो सकते हैं। मैं हमलों में अपनी जान गंवाने वाले हमारे भाइयों के लिए अल्लाह से रहम की प्रार्थना करता हूं और मैं एक बार फिर पाकिस्तान के भाई जैसे लोगों और पाकिस्तान के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। एर्दोगन ने बताया कि इस तनाव के बीच उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की। तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए अपनी पोस्ट में आगे कहा, हम जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को सही मानते हैं। कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन तुर्की तनाव कम करने और बातचीत के रास्ते खोलने का पक्षधर है। इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, हम बातचीत शुरू कराने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भारत ने 9 मई को कहा कि 8 मई की रात पाकिस्तान ने जिन ड्रोन से भारत के उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर हमला करने की कोशिश की, उनके मलबे की शुरुआती जांच से पता चलता है कि ड्रोन तुर्की मूल के सौगर सशस्त्र ड्रोन सिस्टम के हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सियाचिन से सर क्रीक तक 36 जगहों पर लगभग 300 या 400 ड्रोनों के साथ हमले की कोशिश की गई। फिलहाल ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है और प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि ड्रोन तुर्की से आए एसएस गार्ड कंपनी के सोंगर ड्रोन हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच सीधी लड़ाई शुरू होने से पहले तुर्की नौसेना का एक युद्धपोत TCC-BUKUKDA कराची बंदरगाह पर पहुंचा था। युद्धपोत के कराची पहुंचने से पहले तुर्की के 130 एयरक्राफ्ट ने कराची पे लैंड किया था। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया गया कि एयरक्राफ्ट में लड़ाकू हथियार हैं, लेकिन तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने उन दावों को खारिज करते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट ईंधन भरने के लिए कराची में उतरा था, न कि उससे पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई की गई। हथियारों और ड्रोन से पाकिस्तान की मदद और फिर लड़ाई शुरू होने के बाद भारत के खिलाफ खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करना दिखाता है कि तुर्की कितना मौका परस्त मुल्क है, जो अपने जरूरत के समय के दोस्त को भूल गया।
भारत एक गंभीर देश नहीं है। हम पहले सांप को दूध पिलाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि सांप ने हमें डसा क्यों। हम अपने दुश्मनों को फायदा पहुंचाते हैं और दोस्तों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हम खुद को यह भ्रम देते हैं कि तुर्की जैसे देश अपनी दुश्मनी छोड़ देंगे। वे हमसे फायदा उठाते हैं और फिर खुलेआम हमें चाकू मार देते हैं। 1947 में अंग्रेजों से आजादी के बाद से भारत ने तुर्की के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता दी। दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों की शुरुआत 1948 में हुई। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तुर्की के साथ अच्छे संबंधों के हक में थे, क्योंकि तुर्की मुस्लिम बहुल्य देश होने के बावजूद भी एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष देश बनकर उभरा था। लेकिन जब दुनिया में शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, तब तुर्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के रक्षा संगठन नाटो को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान भी रूस के खिलाफ अमेरिकी खेमे में चला गया, लेकिन भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति नहीं छोड़ी और किसी पाले में शामिल नहीं हुआ। शीत युद्ध के दौर से ही भारत और तुर्की में दूरियां बढ़ती चली गई और पाकिस्तान तुर्की के करीब आता गया। भारत और तुर्की के रिश्ते में खटास तब गहरी हो गई जब 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया और इसका एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया। साइप्रस के तत्कालीन राष्ट्रपति आर्कबिशप मकारियोज गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस वजह से तुर्की के साइप्रस पर हमले से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बेहद नाराज हो गई और उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। ऐसा नहीं कि भारत ने तुर्की के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश न की हो। राजीव गांधी ने तुर्की से संबंध बेहतर करने की कोशिश की और उनके बाद के प्रधानमंत्रियों नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी संबंध सुधारने के मकसद से तुर्की दौरे पर भी गए। तुर्की में जब बुलांत एजेवेत प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने भारत के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान जाने का न्योता ठुकराकर अप्रैल 2000 में भारत का दौरा भी किया। एजेवेत कई मामलों में अन्य टर्किश प्रधानमंत्रियों से बिल्कुल अलग थे, जैसे कश्मीर पर उनका रुख। एजेवेत से पहले के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, वो कश्मीर मुद्दे को लेकर कहते रहे कि मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के तहत होना चाहिए, जबकि एजेवेत का कहना था कि यह भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। तुर्की में 2002 में एक पार्टी सत्ता में आई, जिसके नेता रेचेप तय्यप एर्दोगन को लेकर माना गया कि वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने पर काम करेंगे। एर्दोगन ने ऐसा किया भी। उन्होंने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया और दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बढ़ा। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग तुर्की घूमने के लिए भी जाते हैं। 2009 में तुर्की ने अपना पहला नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसे भारत ने अपने सैटेलाइट लॉन्चर PSLV C-14 से स्पेस में भेजा था। साल 2000 में जहां तुर्की और भारत का व्यापार 50.5 करोड़ डॉलर का था, वो 2024 में बढ़कर 10.4 अरब डॉलर का हो गया। 2024 में भारत ने 6.66 अरब डॉलर के सामान तुर्कियों को बेचे थे, जबकि 3.78 अरब डॉलर का सामान तुर्की से खरीदा गया था। भारत और तुर्की के बीच संबंध तो आगे बढ़े, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर एर्दोगन के रुख को लेकर द्विपक्षीय रिश्तों में हमेशा थोड़ी कड़वाहट बनी रही। एर्दोगन ने सत्ता में आते ही खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित करने पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कश्मीर और फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया और हर मंच पर इसकी वकालत करने लगे। एर्दोगन हर फोरम पर कश्मीर का मुद्दा उठाने लगे, जिस पर भारत ने लगातार नाराजगी जताई। पहलगांव में जिस दिन हमला हुआ, उस दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचकर कश्मीर का राग अलाप रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पीएम ने कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। इससे पहले फरवरी में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए वो पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि कश्मीर का मुद्दा ऐसी बातचीत के जरिए हल हो सकता है जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुरूप हो। एर्दोगन ने कहा कि तुर्की लगातार कश्मीरी भाइयों के साथ एकजुटता रखेगा। 2019 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पिछले 72 सालों से कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहा है। साल 2020 में राष्ट्रपति एर्दोगन ने पाकिस्तान की संसद में भाषण देते हुए कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दिया था। एर्दोगन ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना अहम है, तुर्की के लिए भी मुद्दा
उतना ही अहम है। भारत ने हर बार कश्मीर पर एर्दोगन के बयानों की निंदा करते हुए कहा है कि कश्मीर भारत का घरेलू मामला है और इसमें तुर्की का हस्तक्षेप पूरी तरह से अस्वीकार्य है। एक बार फिर एर्दोगन पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और भारत के खिलाफ अपने ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत दे रहे हैं, जिससे साफ है कि तुर्की भारत को अपना दोस्त तो बिल्कुल नहीं मानता। खैर, तुर्की के इस तरह के रवैये को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।